हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष पांडे आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ सेंटर फॉर एक्सीलेंस पीपी स्वानी स्कूल में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस के बारे में आप जानते हैं, एक गुजरात का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जिसमें हम लोग आईआईटी जेईई और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं स्कूलिंग के साथ। स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें हम स्कूल के कैरिकुलम के साथ साथ आपको आईआईटी जेईई और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं, जिससे आपको बाहर किसी भी क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था डिटर्मिनेंट में मैंने आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करवाए हैं प्रॉपर्टी पर बेस्ड। आज भी मैं एक क्वेश्चन अभी डिटर्मिनेंट का आपको करवाने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट समझाऊंगा। आपने मल्टीप्लिकेशन समझा था मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आज आप डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और उस पर बेस्ड 2-3 सम हम लोग करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए मिलते हैं लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा, मैं लास्ट क्लास में आपको डिटर्मिनेंट के सम्स करवा रहा था। आज भी मैं आपको डिटर्मिनेंट के सम करवाने वाला हूँ। प्रॉपर्टी पर बेस्ड सम किस तरीके से करेंगे वो अपन ज़रा देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट का एक सम उठाते हैं। प्रूव दैट, ये शायद एनसीईआरटी का सम है। प्रूव दैट a² + 1 ab ac ab b² + 1 bc ac bc c² + 1। ये आपको प्रूव करना है 1 + a² b² c²। ये किस तरीके से प्रूव करेंगे ये थोड़ा देखना है। एनसीईआरटी का समय इम्पोर्टेंट समय। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सोच होनी चाहिए, सोच ये होनी चाहिए कि किस तरीके से मैं इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं। चाहे मैं कॉलम को आपस में ऐड करूं, चाहे मैं रो को आपस में ऐड करूं, तो मुझे हर जगह आइडेंटिकल दिखना चाहिए। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसको मैं एक बार करवाऊंगा, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन हमेशा हो जाएगा। तो आप इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को मेरी तरह से सोचिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कॉलम में ए का और इस पूरे कॉलम में बी का और इस पूरे कॉलम में मैं सी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में मैंने क्या किया, इस पूरे रो में मैंने ए का मल्टीप्लाई कर दिया। ए का मल्टीप्लाई किया तो a² + 1 हो गया। इसमें ए का मल्टीप्लाई करूँगा तो a² b हो जाएगा। यहाँ पर a² c हो जाएगा। यदि ए का मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली मुझे ए का डिवाइड भी करना पड़ेगा, जिससे क्वेश्चन में कोई फर्क ना आने पाए। तो मैंने ए का डिवाइड कर दिया और ए का मल्टीप्लाई जो किया ऊपर वो मैंने अंदर भेज दिया। आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में भेज सकते हैं। इसमें पूरे में बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b² हो गया। यहाँ बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो b² + 1 हो गया। ये b² c हो गया। बी का आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो बी का आपको डिवाइड भी करना होगा। सिमिलरली इसमें सी का कर दीजिए, ac² bc² c² + 1। सी का आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो सी का आपको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है अपन ने। ए का मल्टीप्लाई किया तो ए का डिवाइड कर दिया है, बी का मल्टीप्लाई किया तो बी का डिवाइड कर दिया है, सी का मल्टीप्लाई किया तो सी का डिवाइड कर दिया। आपने मल्टीप्लाई ऐसे ए किया था, ऐसे बी किया, ऐसे सी किया। लेकिन आप इस रो में ए देखिए कॉमन आ रहा है, तो इस रो से ए कॉमन ले लीजिए। 1/ABC पहले से लिखा हुआ है। आप इस रो से ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a² + 1, यहाँ b², यहाँ c²। इस वाले रो से पूरे में से b कॉमन ले लीजिए, b तो यहाँ पर b आ जाएगा। तो b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a², यहाँ पे बचेगा b² + 1, यहाँ पर बचेगा c²। इस पूरे में से आप c कॉमन ले लीजिए, तो c कॉमन लेंगे तो c बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा a² b² c² + 1। मैंने क्या कर लिया, मैंने अब कुछ इस तरीके से इसको तो क्रॉस हो जाएगा, इस तरीके से कर लिया कि अब इन सबको मैं जोड़ दूंगा। यदि मैं कॉलम C1 में C1 + C2 + C3 कर दूं तो मुझे कॉलम
आइडेंटिकल दिखने लगेगा। इन सबको जोड़ो तो ज़रा क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन सबको जोड़ो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं किया, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं किया, सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप ज़रा देखिए, आपको इसमें दिखने लगा होगा कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा इस वाले कॉलम से। जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। वैसे देखो बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर सारी बातें समझ आ जाएं, लेकिन फिर भी यदि कुछ रह जाता है, समझ नहीं आता, तो आप जो लाइव क्लासेस होंगी, मतलब लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में भी समझ नहीं आता तो जब हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे, तब भी आप इसको अच्छे से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वीडियो में भी अच्छे से समझिए, आपको समझ आ ही जाएगा। तो जो मेरा मेन मोटिव था कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 1 1 आ जाना चाहिए, तो 1 1 आ गया। 1 1 आने के बाद इन दोनों को मैं 0 बना देता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेंड करने में फिर आसानी हो जाती है। तो मैं इसको 0 बनाना है R2 को, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा R2 को मैंने चेंज कर लिया R2 माइनस R1, और R3 को भी चेंज कर लेता हूँ R3 माइनस R1। R2 यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए मैं R2 को यहाँ पर नहीं लिख सकता, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बाहर ही है। पहली रो को कोई चेंज नहीं किया, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़। इसको इससे माइनस करेंगे तो 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया 0, सी स्क्वायर प्लस 1 में से सी स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ इसके करेस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करना है, यहाँ पर एक्सपेंड नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ जिधर 0 होते हैं आप उधर के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया करिए। तो इधर 0 है, आप इधर एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू समथिंग जो आएगा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर 0 इंटू समथिंग आएगा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये दोनों रो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ एक्सपेंड कर दीजिए। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 लिया, 1 की रो और 1 के कॉलम को 1 के रो को बंद किया तो 1 1 जा 1 माइनस 0 0 जा 0। बाकी अब यहाँ पे 0 लेंगे तो जो भी आएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 0 आप लेंगे, फिर 0 का रो 0 को कॉलम बंद करेंगे, कोई एलिमेंट आ भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 0 बाहर है। तो 1 1 जा 1, तो सिंपल आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को अपन ने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ज़रूरी क्वेश्चन है। इसको आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। एनसीईआरटी का सम है, एनसीईआरटी में एज इट इज़ एक सम दिया हुआ है, जिसको आप इस तरीके से करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये आसान क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन इन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा वो मैं आपको यहाँ पर अब बताने वाला हूँ, वो आप ज़रा ध्यान से देखिए। मल्टीप्लिकेशन इन डिटर्मिनेंट्स। दो डिटर्मिनेंट है, सपोज A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। एक डिटर्म इसका मल्टीप्लाई करना है, सपोज अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फ़ा 3 बीटा 3 और गामा 3, ये मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 4 तरीके से होता है।
यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 4 तरीके से होता है, रो इंटू रो, कॉलम इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो। 4 तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन फैशन में सिर्फ ये है, सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है, इसको सिर्फ समझना है। जितने भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं लगभग इस तरीके से किए जाते हैं। तो सिर्फ अपन यहाँ पर देखेंगे रो इंटू रो मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स में जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो रो इंटू कॉलम किया था, पहली रो का पहले कॉलम से, पहली रो का दूसरे कॉलम से, पहली रो का तीसरे कॉलम से, सब कुछ पहली रो में लिख दिया। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम से, दूसरी रो का पहले दूसरे कॉलम से, दूसरी रो का तीसरे कॉलम से, सब कुछ दूसरी रो में लिख दिया। इस तरीके से तीसरी रो का तीसरे कॉलम, पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम से करके तीसरी रो में आंसर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो रो इंटू रो मल्टीप्लिकेशन होगा। पहली रो, अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आप पहली रो को पकड़ के रखिए, जितने भी आंसर लिखेंगे सब पहली रो में लिखेंगे। पहली रो का इसके पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, रो इंटू रो। रो का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ रो से, तो पहली रो का पहली रो से करेंगे तो A1 अल्फा 1, पहले वाले का पहले से, दूसरे वाले का दूसरे से, तीसरे वाले का तीसरे से, B1 बीटा 1, C1 गामा 1, C1 गामा 1। फिर पहली रो को भी पकड़ के रखना है, आप इधर वाली पहली रो पकड़ के रखिए, पहली रो का दूसरे रो से, रो का सिर्फ रो से, तो A1 अल्फा 2, B1 बीटा 2, C1 गामा 2। फिर पहली रो का तीसरी रो से A1 अल्फा 3, B1 बीटा 3, C1 गामा 3। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली अब आप दूसरी रो पकड़िए, जब दूसरी रो पकड़ेंगे तो अब आंसर दूसरी रो में होगा। दूसरी रो का पहली रो से, दूसरी रो से, तीसरी रो से, तो पहली रो से करेंगे तो क्या आएगा A2 अल्फा 1, B2 बीटा 1, C2 गामा 1। फिर A2 अल्फा 2, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से, B2 बीटा 2, C2 गामा 2। फिर इसका तीसरे से A2 अल्फा 3, B2 बीटा 3, C2 गामा 3। तो जब तक दूसरी रो थी तब तक हमने सारे आंसर दूसरी रो में लिखे। अब तीसरी रो पकड़िए, तो तीसरी रो का सभी आंसर तीसरी रो में। तो तीसरी रो का पहले पहली रो से करेंगे, A3 अल्फा 1, B3 बीटा 1 और C3 गामा 1। फिर तीसरी रो का दूसरे से A3 अल्फा 2, B3 बीटा 2, C3 गामा 2। फिर तीसरी रो का तीसरी रो से A3 अल्फा 3, B3 बीटा 3, C3 गामा 3। ये है मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, रो इंटू रो मल्टीप्लिकेशन है। कॉलम इंटू कॉलम भी होता है, तो जब कॉलम इंटू कॉलम में इस पहले कॉलम का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक पहले कॉलम का दूसरे से, पहले कॉलम का तीसरे से, और एलिमेंट सब कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरीके से ये भी एक तरीका है, लेकिन इसको यूज़ में नहीं लेते हैं कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसमें आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चन इसके जब भी आते हैं तो वो मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं आते हैं। इसमें ये ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपके मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कभी भी नहीं आएगा कि आप मल्टीप्लाई करिए। आपको पहले से एक डिटर्मिनेंट दिया होगा जो 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आपको उस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करना है उन 2 डिटर्मिनेंट में जिनका वो मल्टीप्लिकेशन है। बस मेरी बात समझ आई? मैंने क्या बोला, आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ होगा जो पहले से ही 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको उन 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना है जिनका वो मल्टीप्लिकेशन है, सिंपली। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इनके क्वेश्चंस करेंगे। मैं इसमें आपको लगभग 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। तीनों बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ जाएंगे और 3 क्वेश्चन से इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। फिर अपन आगे पढ़ेंगे। तो आइए मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए, ओके।